देखो एक्टर को ना दो चीज़ें तो हमेशा याद रखनी चाहिए, रिजेक्शन और वेटिंग। साउथ में स्पीड बहुत मायने रखती है। मलयालम इंडस्ट्री तो बहुत ही टॉप लेवल पे काम करती है, उम्दा काम करती है, वो बहुत ही कल्चरली रूटेड होती है। तो क्या आपको तमिल और तेलुगु लैंग्वेज आती है? नहीं, मुझे नहीं आती है। किस तरीके से मैनेज किया आपने फिर? बड़ी मेहनत की तो पिक्चर फ्लॉप हो गई। तब समझ में आया कि यार आप इतनी मेहनत भी कर लो तब भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। जब आप यंग एज में एक्टिंग में आते हैं, एक तो चीज़ होती है कि आपके अंदर एक टैलेंट है, दूसरा आप क्यों आना चाहते हैं, मुझे फेम चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। फिल्म की स्क्रिप्ट कोई आपको सुना रहा है और उसमें स्क्रिप्ट को सुन के आपको लगा हो कि ये जो स्क्रिप्ट है ये महिला के कैरेक्टर को, जो एक फीमेल कैरेक्टर है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिफाइन कर रहा है, और बाद में जब वो फिल्म बनी हो तब आपने देखा हो कि ये तो सिर्फ हीरो को सपोर्ट करने तक लिमिटेड रह गया हो, तो क्या ऐसा कभी हुआ है? अब अगर हम विमेन सेंट्रिक फिल्म में से फीचर फिल्म्स की बात कर रही हैं जो थिएटर में रिलीज होंगी, ठीक है, हमको लगता है कि ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम नहीं है। उसने ऐसे ही बोला कि अरे वो तो स्ट्रगलिंग एक्टर है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत, और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाखा मैम की। तो मैम को आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, तो आज हमारे साथ है मैम। कैसी है मैम? एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं अंशु? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका सफर? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप आबू धाबी में मतलब आपका जन्म हुआ और उसके बाद आप इंडिया आई और उसके बाद सीधा फिल्मों में, तो ये जर्नी आपके लिए कितनी इंटरेस्टिंग रही और पहली बार आपके जहन में एक्टिंग का ख्याल कब आया और आपने एक्टिंग का ही करियर क्यों सोचा? काफी सारे सवाल हैं। ओके, तो मेरी पैदाइश तो ऑफ कोर्स इंडिया में हुई, लेकिन मैं पली बड़ी आबू धाबी में। और फिर जब उस समय जब छोटी थी, तब तो माहौल बहुत ही खुशहाल था, अच्छा था। कभी एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था, कभी भी नहीं। पर ये ज़रूर था कि मैं जब स्कूल में थी ना, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी कॉम्पिटिशन्स में। तो आई थिंक मैं सेकंड स्टैंडर्ड में ही थी जब मैंने पहली बार स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तब तो एकदम दिल धड़क रहा था, पैर काँप रहे थे, वो सब हो रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने जितना पार्टिसिपेट किया इन कॉम्पिटिशन्स में, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। और ऊपर से मम्मी-पापा भी घर में बहुत ही पर्टिकुलर थे कि नहीं, इसको कहीं न कहीं इसको हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना है किसी न किसी कॉम्पिटिशन में। तो एक तो वो चीज़ थी। दूसरी चीज़, जब अबू धाबी से हम इंडिया आए और फिर जब कॉलेज-वॉलेज किया, तब भी ये नहीं था कि यू नो एक्टिंग करनी है, एक्टिंग कोई ऑप्शन भी है प्रोफेशनल। ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मुझे क्योंकि मैं जब क्लास 11-12 में आई तो मैं प्लेज़ लिखा करती थी, मैं डायरेक्ट किया करती थी प्लेज़ को, बहुत पार्टिसिपेट करती थी, डांसिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट्स में भी करती थी। तो ये था कि हाँ, स्टेज पे मैं कंफर्टेबल हूँ, बट अगेन वो करियर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब करियर ऑप्शन में क्या किया जाए? तो घर में हुआ कि चलो इंजीनियर बन जाओ। मैंने कहा भई इंजीनियरिंग तो मुझसे 8 साल में होगी, मुझसे नहीं होगी। डॉक्टर ऐसे नहीं कर सकती मैं, लॉयर तो नहीं। तो ये था कि रुझाव है क्रिएटिव फील्ड में, लेकिन अगेन नो आइडिया। फिर आई सेड शायद मैं न्यूज़ रीडर बन जाऊँ। लेकिन मैंने क्या किया कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के टाइम पे, मैं हर समर वेकेशन में मैं इंटर्नशिप्स करती थी कि आई वाज़ लाइक वेरी क्लियर कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। तो मैंने दिल्ली में होटल ताज पैलेस में इंटर्नशिप की 1 महीने की, वेयर मैं 1 महीना जाके बेडरूम्स के नीचे, सबके गेस्ट रूम्स के नीचे वो न्यूज़पेपर डाला करती थी। और फिर मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में इंटर्नशिप्स की है, मैंने पीआर एजेंसीज़ में इंटर्नशिप्स की है। बैक देन 20 साल पहले मैंने हिंदुस्तान मोटर्स और वैसी कंपनी पे भी इंटर्नशिप्स की हैं। सब जगह कर करा लिया। अल्टीमेटली जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वही होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड बॉम्बे में थी, मैं आई उससे मिलने, एंड देन वहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ। देखा कि लोग अच्छा एक्टिंग वैक्टिंग का भी कुछ होता है। फिर आशु सर ने मुझे स्पॉट कर लिया था स्वदेश के लिए। तो वहाँ से हुआ कि भाई उन्होंने मुझ में कुछ देखा, एक ऑस्कर नॉमिनी डायरेक्टर ने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया है, तो मेरे अंदर कुछ तो होगा। और फिर अगेन वही था कि फिर ऑफर्स आने लगे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो दैट्स हाउ फिर मॉडलिंग स्टार्ट की पहले तो।
हाँ, फिर उससे सिलसिला स्टार्ट हुआ एक्टिंग का। तो सबसे पहला ऑडिशन आपका क्या था कि और क्या वहाँ पे एक बार ही ऑडिशन देने में क्लियर हो गया था या रिजेक्शन मिला था? अरे देखो, एक्टर को ना 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखनी चाहिए, रिजेक्शन और वेटिंग। क्योंकि आपको हज़ारों लाखों रिजेक्शंस मिलते हैं और फिर आपको 1 काम मिलता है या 2 काम मिलते हैं। और जब काम मिल भी जाता है तो आप सेट पे जाते हो, आपको आधा टाइम तो वेट ही करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मेरा पहला ऑडिशन तो मुझे एक्चुअली याद नहीं, बट मुझे याद है जब मैं शुरू-शुरू में बॉम्बे आई थी तो हम लोग के ऑडिशंस हुआ करते थे महालक्ष्मी, तारदेव साइड में। तो वहाँ जब मैं जाती थी, मैं देखती थी सारे टीवी पर्सनैलिटीज़ भी आ रही होती थी नॉर्मल ऑडिशंस देने के लिए। मुझे लगता था ये तो टीवी एक्टर्स हैं, इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, मैं इनको देख चुकी हूँ। ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? फिर रियलाइज़ हुआ कि एक्टर की लाइफ में ना आप कभी भी आप एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको वापस आना पड़ेगा ऑडिशन देने के लिए, आपको हर रोल के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो आज अभी भी जो बड़े से बड़ा स्टार भी देखते हैं इंडस्ट्री में, उसको भी हर फ्राइडे को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है फिर से। तो वो हमारी इंडस्ट्री का नेचर है। बट मुझे एक ऑडिशन याद है जिसके पहले से मैं प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए, एंड दैट वाज़ फॉर अ हेयर कमर्शियल। और मैं आई और इतनी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ थी वहाँ पर और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी, बट पता नहीं मैंने कुछ तो किया और मुझे मिल गया वो एड। और बस मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मुझे उस समय जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें तो कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं बोलते थे, उस समय बोलते थे बस कास्टिंग एजेंट जो भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो तुम कैमरे की तरफ जब कभी-कभी देखना पड़ता है, तुम नहीं देख पाती हो। तो फिर मैंने घर जाके प्रैक्टिस की, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं था, आजकल के तो बच्चे पैदा होते ही फ़ोन पे देख तो रहे आप होते हैं। कैमरा शाय थे? कैमरा शाय नहीं थी, मुझे प्रैक्टिस नहीं थी। तो फिर मैंने एक बॉटल रखी और मैंने कहा ये है मेरा कैमरा, और मैं उसको देख के बातें किया करती थी फिर, जस्ट टू गेट दैट राइट। सो वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। एंड ऑफ कोर्स मुझे याद है आशु सर के साथ जो मैंने स्वदेश के लिए बहुत पहले जब ऑडिशन किया था, तब आई थिंक आई वाज़ वेरी टेकन अबैक कि आशुतोष गोवारिकर खुद आके मेरा ऑडिशन ले रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। जब आपने मतलब एक्टिंग की तरफ पहला कदम रखा तो सबसे बड़ा रियलिटी चेक आपको क्या मिला था जो लोगों को समझ नहीं आता? क्योंकि आउटसाइडर के स्ट्रगल को लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं। तो आपके हिसाब से मेंटली कितना मुश्किल चीज थी इसको हैंडल करना? देखो, एक्टिंग एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी रिस्की प्रपोजल बेसिकली, आप सोच लीजिए। क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी तो है नहीं। ओके, और अगर आप बॉम्बे आ रहे हैं इंडिया के किसी भी भाग से, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका अगर लक बहुत अच्छा चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है बहुत ही इनस्टेबल करियर और बहुत रिस्की। इसलिए आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे लिए तो बिगेस्ट लर्निंग लेसन ये है कि सबसे ज़्यादा आपको थिक स्किन डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन आपका होगा और आपका पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी होगा। अगर आप आपके लिए हर लेवल पे फाइट है ये, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना कि फाइट तो है, अब आपको ये फाइट एंजॉय करनी है, बस दैट्स द मेन थिंग। तो आपने अपने रिजेक्शन को एंजॉय किया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब नहीं इस चीज को हैंडल कर पाते हैं। तो क्या आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मतलब इंसान इजिली इतना मोटिवेट नहीं हो पाता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजों से निकली हुई हूँ। तो मैं मतलब बहुत लोगों को ये भी बोलती हूँ कि मैं तो बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन मुझे अंदर की चीजें पता है जो हाँ। शायद हो सकता है कि मैं दुनिया को दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी तरफ से भी क्या चीजें थी? कैसे आपने अपने आप को इतना मोटिवेट किया? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी भी रही हूँ कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट रहा है। एक तो घर में छोटी भी हूँ, तो घर में जो छोटे होते हैं उनको बहुत मिस्टेक्स अलाउड होती हैं कि, तो मुझे ये था कॉन्फिडेंस कि मम्मी-पापा हैं, दीदी-भैया हैं, प्लस मेरे जो अभी हस्बैंड हैं वो भी थे उसी टाइम से, तो वो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बॉम्बे में थी। तो एक जो इंडिया में जब लोग आते हैं एक नई सिटी में, आपको रोटी कपड़ा मकान देखना होता है, करेक्ट? तो मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी था, रोटी कपड़ा मकान तीनों था मेरे पास। अब मेरे लिए फाइट किया थी कि मुझे अपने हिसाब से काम करना है। अब क्योंकि मेरे फादर ने कहा, अच्छा जब मैं इंडस्ट्री में आई तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स ने पापा को फ़ोन किया कि भाई लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, फिल्म इंडस्ट्री या एड इंडस्ट्री में जा रही है, उसमें तो फिल्म्स का सोचा भी नहीं था कि चलो मॉडलिंग करेंगे। एंड आई न्यू कि परमानेंट करियर चॉइस नहीं है मेरी। तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया था एंड फिर पापा ने मुझे बोला कि देखो बेटा, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये याद रखना तुम। आपको कैसा काम करना है वो आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा।
ये बात और है कि अगर तुम्हें लगता है कि कभी तुम्हें अनसेफ फील होता है किसी भी जगह पे, लीव दैट प्लेस। वो जगह तुम छोड़ के निकल आओ उसी समय। ये मत सोचो कि तुम्हें किसी से परमिशन लेनी है, किसी को बताना है। निकल जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम था ना, कि मैं है मेरे पास एक सिस्टम जो देख लेगा, एंड कि मुझे अलाउ किया गया है कि तुम गलतियां करो, हम हैं, वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। क्योंकि एंड आई थिंक मैं सभी जिन लोग के भी पेरेंट्स जो अगर देख रहे हैं, जिनके बच्चे एक्टर्स बनना चाहते हैं, मैं यही कहूंगी कि आपका बच्चा जिंदगी भर गलतियां भी करेगा, सही चीजें भी करेगा। आपको सपोर्ट करना है, गलती में भी, सही चीज में भी। तो वो सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग था। और दूसरी चीज ये थी कि आई थिंक कहीं ना कहीं आपका लाइफ एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग देशों से भी थे, अलग अलग स्टेट्स से थे। तो मुझे थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू पहले से ही मिल गया था। और मुझे ये भी पता था कि जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ बॉम्बे ही मेरा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ ये एक्टिंग ही मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो मैंने सब कुछ अपना दांव पे नहीं लगाया था इस पे। वो मुझे था कि ये एक एक्सपीरियंशियल फेज है बस। आपने साउथ फिल्म और बॉलीवुड दोनों में काम किया। एज एन एक्ट्रेस वर्किंग कल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वर्किंग कल्चर वाइज आई वुड से कि साउथ में ना अब तो खैर हर जगह ही होने लगा, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं एक्ट कर रही थी रेगुलरली 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात जो है, साउथ में स्पीड बहुत मायने रखती है। चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। हमारे वहाँ के टेक्नीशियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वहाँ की एक खासियत ज़रूर है साउथ की फिल्म्स में। और साउथ, हम लोग कहते हैं साउथ की, लेकिन वहाँ 4 इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी। मलयालम इंडस्ट्री है, तेलुगु है, तमिल और कन्नड़ है। मलयालम इंडस्ट्री तो बहुत ही टॉप लेवल पे काम करती है, उम्दा काम करती है। वो बहुत ही कल्चरली रूटेड होती हैं, बहुत ही अपनी मिट्टी से जुड़ी होती हैं उनकी कहानियां भी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ का ऑडियंस भी बड़ा स्ट्रांग है। तो क्या वहाँ का आपने मलयालम में भी काम किया है? मलयालम में मैं करने वाली थी, लेकिन मैंने तमिल और तेलुगु और कन्नड़ा में भी किया हुआ है। मलयालम में करना चाहती हूँ, बिकॉज मलयालम में वो कहते हैं कि अगर आपने कभी एक्ट कर लिया, आपकी जो ट्रेनिंग होती है और आप एक बेटर एक्टर बन जाते हैं। तो वो था। लेकिन बॉम्बे में मुझे लगता है यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। और प्रोफेशनलिज्म से मेरा मतलब है हमारा पेपर वर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, विच आई फील हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपका ये काम है, आपको इतने दिन आना है, वो सब स्पेसिफाइड होता है। ये नहीं कि मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, मैंने आपको बोला आ गए सेट पे, नहीं। सब पेपर वर्क आपका लीगल अच्छे से क्लोज होता है। जैसे आपने बोला कि आपने तेलुगु और तमिल में मतलब फिल्म की, जी। तो क्या आपको तमिल और तेलुगु लैंग्वेज आती है? नहीं, मुझे नहीं आती है। किस तरीके से मैनेज किया आपने फिर? अरे, बड़ी मेहनत की। तो तमिल और तेलुगु में जो भी साउथ लैंग्वेजेस में होता क्या है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। अच्छा, और एक्टर्स को क्या है, हम लोगों को चाहिए अपना क्लोज-अप शॉट। क्योंकि जितना ही हमें क्लोज-अप शॉट मिलेगा, हम ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, राइट? अब क्लोज-अप शॉट चाहिए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे भाषा नहीं आती है, मेरा लिप सिंक बिगड़ गया, तो फिर तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं अपनी लाइन्स रटा करती थी। मुझे ये लोग डायलॉग्स देते थे, तो मैं कहती थी अच्छा पहले डायलॉग्स को लिखो, तो वो लोग इंग्लिश में लिख के देते थे। इंग्लिश में लिखना यानी कि तमिल जो है ना बहुत ही प्योर लैंग्वेज है। वो लिखेंगे इतना, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा। फिर मैं कहती थी हिंदी में बोलो, तो फिर एक एडी आता था, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता था, मैं हिंदी में लिखती थी, ठीक है? फिर लिखा। अब लिखने के बाद मैं ट्रांसलेट करती थी। अभी तो मैंने उच्चारण सीखा है, इसका ट्रांसलेशन, इसका मतलब क्या है, मैं वो समझती थी। फिर मैं उसको डायलॉग को हिंदी में लिखती थी। फिर मैं हिंदी में प्रैक्टिस करती थी कि मुझे किस वर्ड पे जोर डालना है, किस पे क्या उतार चढ़ाव होगा। फिर वो मैं कॉपी पेस्ट करती थी उस भाषा में। फिर मैं लाइन रटती थी। जब शूटिंग सपोज खत्म हो गई टाइम पे 5 बजे और मैं 6 बजे तक कमरे में आ गई, लोग तो जाके रिलैक्स करते थे, मैं आते ही खाना खाती थी। 7 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक मैं अपनी लाइनें रटती थी। फिर सुबह जब 5 बजे मेकअप आर्टिस्ट आते थे, टीम आती थी, 5 से 7 तो फिर मैं लाइन रट रही होती थी। फिर मैं 8 बजे जब सेट पे जाती थी, वो कहते थे मैडम वर्णम शो, ये वर्ड चेंज होगा, ये लाइन चेंज होगी। और मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम। बट आई यूज्ड टू मैनेज, रो पिट के आई यूज्ड टू मैनेज। नाइस, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट
टास्क था आपके लिए भी ये। हाँ, क्योंकि तमिल थोड़ी सी ज्यादा मेरे लिए वो हो जाती है लैंग्वेज, लाइक उच्चारण उसका थोड़ा देखना पड़ता है। तेलुगु स्लाइटली इजियर है प्रोनाउंस करने में। तो मेरा क्या है, एक तो चीज ये है ना कि मैं अगर गलती भी करती हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली करती हूँ, तो वो निकल जाता है उसमें। फुकरे फिल्म हम लोगों ने सबने देखी और बहुत पॉपुलैरिटी उस जी। मूवी को मिली, और आपकी जो एक्टिंग थी उसमें वो बहुत ज्यादा कमाल की थी, Thank you. और हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें। फुकरे के बाद जो आपको रिकॉग्निशन मिला, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपको वैसे मिली जैसे आपने सोची थी, और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला आपको, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? तो देखो, मैंने ना ज्यादा फिल्में की नहीं, मैंने मुश्किल से शायद हिंदी में सिर्फ 5 फिल्में की हैं। खेले हम जी जान से एंसेम्बल कास्ट थी, उसमें दीपिका पादुकोण थे, अभिषेक बच्चन थे, सिकंदर खेर थे, मैं थी। फिर उसके बाद मैंने बजाते रहो की, जिसमें रवि किशन सर थे, तुषार कपूर थे, विनय पाठक, रणवीर शौरी, डॉली अहलूवालिया मैम, हम लोग सब थे। फिर उसके बाद मैंने की अंकुर अरोरा मर्डर केस, जिसमें अगेन के मेनन सर थे, टिस्का चोपड़ा, अर्जुन माथुर और मैं। तो इन सब के बाद जो फुकरे मैंने की, फुकरे में एंसेम्बल कास्ट थी, लेकिन हम सब नए थे। हम सब एक ही प्लेन पे थे। मे बी रिचा उस समय थोड़ी ज्यादा एस्टैब्लिश थी हमसे, क्योंकि रिचा ने ओए लकी लकी ओए की थी, रिचा ने उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी। पर हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के, एक ही लेवल के एक उस पे थे। बहुत धमाल किया, बहुत मजे किए हमने। हमारे डायरेक्टर जो है मृगदीप सिंह लांबा, वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के, लेकिन बड़े मजाकिया भी हैं। तो वो हमसे बहुत टेक्स करवाते थे, 23 टेक्स ऐसे ऐसे हो जाता था। बट बहुत आई थिंक कोलैबोरेटिव एफर्ट था हम लोगों का, इसलिए वो, और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, इसलिए काफी अच्छे से निकल के आया। और जहां तक रही बात कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, तो एक्सपेक्टेशन का मैं आपको बताती हूँ। 2010 में जब मैंने खेले हम जी जान से की, तो अच्छा, उससे पहले मेरा आशु सर के साथ स्वदेश के टाइम पे इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन नहीं मिली थी वो फिल्म। उस समय तो था भी नहीं कि भाई, सोचा नहीं था, सिर्फ ऑडिशन देने चले गए थे जो भी। लेकिन जब आशु सर ने मुझे खेले हम जी जान से के लिए बुलाया, तब मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी तो लेनी, क्योंकि ये स्टोरी थी फ्रीडम फाइटर की, तो बड़ी 1.5 साल मेहनत की। और मैं और मेरे जो कॉलीग्स थे उस पे, हम सब अगेन सिकू और मनिंदर, सम्राट, हम लोग को लगता था हम स्टार्स बन जाएंगे इस पिक्चर के बाद। 1.5 साल काम किया, पिक्चर रिलीज हुई, पिक्चर वॉज अ मेजर डिजास्टर। अभी भी मुझे फैन मेल्स आते, पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऑडियंस को शायद नहीं उतनी पसंद आई। अब शायद आप अगर ओटीटी पे देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो पिक्चर फ्लॉप हो गई। तब समझ में आया कि यार, आप इतनी मेहनत भी कर लो, तब भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो मुझे पता था, मैं ऑलरेडी उससे गुजर चुकी थी, तो मुझे पता था कि फुकरे जो मैं कर रही हूँ, मैं एंजॉय करूंगी बस। क्या होगा इसके बाद इज अ डिफरेंट केस। तो जब सक्सेस हुई और जब सक्सेस मीट्स होती थी, तब आई यूज्ड टू एंजॉय कि हाँ, दिस इज फन एंड मीडिया अटेंशन हो रहा है, इट वाज नाइस। क्योंकि खेले हम जी जान से के बाद मेरे दिमाग में था कि ये होता क्या है, सक्सेस होती क्या है, मीडिया आपकी फोटोग्राफ्स खींचती है, होता कैसा फील होता है, आप रेड कार्पेट पे जाते हैं, वो क्या फीलिंग है। तो मैंने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया फुकरे के बाद। ये 5 फिल्में करने के बाद मैं एक ऐसे स्टेज पे थी जब मैं एक दूसरी लीप ले सकती थी। बट आई थिंक उसी टाइम पे आई रियलाइज्ड, क्योंकि मैंने 2012, 13, 14 में ऑलमोस्ट 9-10 फिल्में बैक टू बैक कर ली थी, साउथ में भी, हिंदी में भी। तब आई रियलाइज्ड कि मैं एक्टिंग को उतना एंजॉय नहीं करती हूँ। शायद मैं अच्छी एक्टर हूँ, मुझे नहीं पता, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट। बट मेरे अंदर और भी टैलेंट है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और फिर मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट लीप विद डूइंग और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ और भी करती हूँ। जैसे फिल्म प्रोड्यूसर बनी, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में घुसी। जैसे आपने बताया कि आपको सक्सेस के मायने नहीं पता था, तो क्या आज समझ आते हैं कि सक्सेस क्या है? और अगर आज आपसे पूछे तो आप किस तरीके से डिफाइन करती हैं सक्सेस को? सक्सेस है सुकून। आई किड यू नॉट, सक्सेस होता है सुकून, जब आपको बाहर की कोई भी चीज हिला ना पाए। आप अपने में सक्षम हैं, आपको अपने पे भरोसा है, आप अकेले ही खुश हैं, वो है सक्सेस। आई थिंक जब आप यंग एज में एक्टिंग में आते हैं, तो आपको एक तो चीज होती है कि आपके अंदर एक टैलेंट है, दूसरा आप क्यों आना चाहते हैं कि मुझे फेम चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, विच इज फाइन। फेम क्या है? फेम आपको 5, 10, 100 लोग, लाखों लोग कह रहे हैं कि वाओ, आप क्या चीज है, राइट, विच इज ग्रेट। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, हम काम ही इसलिए करते हैं कि हमारा काम सराहाया जाए। मनी भी जरूरी है, अच्छी प्रैक्टिकल चीज है,
लेकिन वो आपका मेन पर्पस नहीं हो सकता, वो सब आपका बाय प्रोडक्ट है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो रोज उठ रहे हैं, क्या आप अपना वर्क एंजॉय करते हैं, वो मैटर करता है। तो आई थिंक सक्सेस के लिए मेरे लिए तो वही मायने हैं अभी। ये बात और है कि जब मैं फिल्में प्रोड्यूस करती हूँ या सीरीज प्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे पता है मेरा सक्सेस मेट्रिक प्रोफेशनली बिजनेस वाइज क्या है, बट पर्सनली मुझे पता है भाई मुझे मेरी 8 घंटे की नींद चाहिए, मुझे मेरे 4 घंटे मेरी फैमिली के साथ चाहिए, मुझे मेरे 2 घंटे का वर्कआउट चाहिए, मुझे मेरा हफ्ते में इतने दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना है, गप्पे मारनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, ये मेरा सुकून है, ये मेरी सक्सेस है। जैसे आपने कहा कि मतलब एक्टिंग के अलावा भी आपकी कई स्किल्स हैं और आपको बाद में पता चला कि मैं एक्टिंग के अलावा भी अदर इंटरेस्ट रखती हूँ। तो एक्टिंग एक अलग फील्ड है और बिजनेस एक अलग फील्ड है, तो आपने एंटरप्रेन्योर बनने का क्यों सोचा? तो एक्टिंग एंड बिजनेस अलग फील्ड नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। एक्टिंग को मैं एक एक्टर को हमेशा एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से कंपेयर करती हूँ। एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर आजकल तो बड़ा ही ग्लोरीफाई हो गया है, थैंक्स टू हमारी स्टार्टअप योजना जो चल रही है एंड गवर्नमेंट का भी इतना जो सपोर्ट है। एक फेज था जब 10-15 साल पहले लोग कहते थे अरे स्टार्टअप क्यों करना है, आप इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनिए, एमबीए कीजिए, राइट। तो एक एक्टर भी रोज सुबह उठेगा, जो नया एक्टर होगा जाएगा अपना ऑडिशंस देगा। एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है जो जिसके पास एक आइडिया है, जिसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, भाई मेरा आइडिया आप सपोर्ट कीजिए। तो फर्क इतना है कि एक्टर खुद ही प्रोडक्ट है, जिसको अपने आप को रोज सामने रखना है, राइट। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बिकॉज मैं एक एक्टर थी, मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल गई थी। एंड जब मैं स्टार्टअप में आई, दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा की, विच इज एक तो प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिन पिक्चरों की तरफ मेरा रुझाव है वैसी बन नहीं रही हैं, और मेरा नेचुरली झुकाव था थोड़ी ह्यूमन स्टोरीज की तरफ। कोई भी स्टोरी जिसमें किसी किसी इंसान ने या किसी ह्यूमन ने या किसी ह्यूमन स्टोरी ने विन किया हो काफी कठिनाइयों के बाद, तो मेरा नेचुरली झुकाव उस पे था। एंड उस टाइम पे तो बन भी नहीं रही थी उतनी ज्यादा फिल्में। फिर मेरा नेचुरली झुकाव है थोड़ा विमेन लेड स्टोरीज या डिफिकल्ट, जिनकी भी लाइफ जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो, तो उनकी तरफ थोड़ा झुकाव था। तो वो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं मैं ही करूं। एंड उस टाइम पे ऐसी स्क्रिप्ट्स भी आ रही थी मेरे पास, तो मैंने कहा ओके लेट्स लीप ऑफ फेथ लेते हैं, करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप तो अगेन इसलिए हुई क्योंकि जब मैंने एक्टिंग छोड़ दी तब कुछ यंगस्टर्स थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमारे पास एक आइडिया है और आप इसमें हमारा फेस ऑफ द प्रोडक्ट बन जाइए, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए हमारा। तो मैंने जब उनका पढ़ा क्या कर रहे हैं वो लोग, मैं इतनी इंटरेस्टेड हुई कि मैं उनके साथ को फाउंडर बन गई। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो करते करते 3 स्टार्टअप्स हो गए। वापस आते हैं मैम, क्या कभी आपको टाइप कास्टिंग का डर लगा? क्योंकि एक सक्सेसफुल रोल करने के बाद लोग आपको बार बार उसी तरह के करेक्टर में देखना चाहते हैं, और इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के एज, लुक्स और ग्लैमर के बेसिस पे उनको जज किया जाता है। तो ये मेंटली प्रेशर कितना एग्जॉस्टिंग हो जाता है? इस सवाल के 2 पहलू हैं, राइट। एक तो आप कह रहे हैं कि लुक्स का प्रेशर तो है, एज का प्रेशर भी है। मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं नई आई थी एंड आई वाज रिलेटिवली यंग गर्ल, यंगर देन, बट मेरे सामने एक लड़की थी जो ऑडिशन देने वाली थी, और उससे कास्टिंग डायरेक्टर ने पूछा कि तुम्हारी एज, एंड शी सेड 26। एंड कास्टिंग डायरेक्टर वाज लाइक अरे 26, इनको ऐसा करते भाभी का रोल दे देते। अच्छा। हाँ, अब मुझे लगता है कि यार 26 कोई उम्र होती है, बच्चे की उम्र है वो। आप बच्चों को अभी से बुजुर्ग फील करा देंगे, तो पहले, बहुत पहले होता था भाई, एक्ट्रेसेस की प्राइम एज होती थी 18-20, फिर हो गई 25, फिर हो गई 28। अब एक्ट्रेसेस 30s में बहुत अच्छा कर रही है, अब एक्ट्रेसेस 40s में बहुत अच्छा कर रही है। अब तो 50s 60s, नीना गुप्ता जी, इन लोगों को देखिए, जीनत अमान जी को देखिए, सब आ रहे हैं। तो अब तो फॉर्चुनेटली बदल गया है, लेकिन लुक्स पे है अभी भी बहुत। बहुत तो नहीं, बट आई थिंक अभी चेंज जरूर हो रहा है। पिछले 10 साल में हमारे काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हु आर नाउ सपोर्टिंग कि थोड़े नेचुरल लुकिंग एक्टर्स को रोल्स दिए जाएं। ओटीटीज पे तो हम नेचुरली देख ही रहे हैं, काफी हद तक हमारे नेचुरल लुकिंग एक्टर्स, हमारे रेगुलर लुकिंग एक्टर्स भी, जो कि ग्लैमर सेंट्रिक नहीं है, जिनको रोल्स मिल रहे हैं। चेंज आ रहा है, लेकिन है। मेरे लिए भी काफी प्रेशर होता था। मुझे इनफैक्ट कई साल पहले किसी ने पूछा था कि आप ग्लैमरस रोल्स करना चाहेंगी या आर्ट फिल्म टाइप, उस टाइम पे आर्ट फिल्म कहा जाता था। तो मैंने कहा भाई आर्ट फिल्म, लेकिन वैसी फिल्में बनती कहाँ हैं, और
सो वो एक चीज़ थी। और रही टाइपकास्ट करने की बात, अ, मुझे हमेशा से पता था कि मैं एक्स्ट्रा ग्लैमरस रोल्स नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए आपके क्या प्लसेस हैं और क्या माइनसेस हैं। एक साउथ फ़िल्म में 1-2 में मैंने ट्राई किया था, लेकिन बड़ा ही अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस था वो। मुझे लग रहा था मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन काम खत्म करना था तो कर लिया। अ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े सीरियस रोल्स करूँ, एटलीस्ट चाहती थी तब। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, हमारे हिंदुस्तान में हमारी स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में 60,000 राइटर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, जो शायद एक स्क्रिप्ट भी लिखते होंगे तो साल में 60,000 स्क्रिप्ट्स आपकी रजिस्टर हो रही हैं। 60,000 स्क्रिप्ट्स में से आपकी शायद 200 पिक्चरें बनती होंगी। अब उन 200 पिक्चरों में से वो कौन सी पिक्चरें हैं जो कि सीरियस रोल्स वाली होंगी, या नेचुरल ज़्यादा एक्स्ट्रा कमर्शियल फ़िल्में ना हो। तो जो जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो कितनी स्क्रिप्ट्स आपके पास आएँगी, वो आपके हाथ में है नहीं। तो आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन आ गया डेस्टिनी में तो कुछ आएगा, नहीं तो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी। स्क्रिप्ट से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिक हुआ कि कभी आप गए हो और आप फिल्म की स्क्रिप्ट कोई आपको सुना रहा हो और उसमें स्क्रिप्ट को सुन के आपको लगा हो कि ये जो स्क्रिप्ट है ये महिला के करेक्टर को, जो एक फीमेल करेक्टर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिफाइन कर रहा है, और बाद में जब वो फिल्म बनी हो तब आपने देखा हो कि ये तो सिर्फ हीरो को सपोर्ट करने तक लिमिटेड रह गया हो, तो क्या ऐसा कभी हुआ है? हो चुका है। पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि फ़िल्म मेकिंग बड़ा ही कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, करेक्ट? जब आप पिक्चर साइन करते हैं, अ, उस टाइम पे तो आपको कई बार बाउंड स्क्रिप्ट्स भी नहीं मिलती थी, लेकिन जब मिलने लगी तो पता चल गया कि भाई किसका कितना रोल है। लेकिन फ़िल्म मेकिंग में क्या है, आपको पता है कि एडिटिंग टेबल पे जब तक जाके आपका रोल जा सकता है, आपके सीन्स कट सकते हैं। तो एक बार आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, इट्स ओके, यू नो? आपने हमेशा डिफरेंट और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट चुने हैं, कभी ऐसे कॉमर्शियल रेस में ब्लाइंडली नहीं भागे, तो ये आपके अंदर नेचुरल था या मतलब सॉरी, हाँ, ये आपके अंदर नेचुरल था या ये कोई कॉन्शियस डिसीजन था? आई थिंक दोनों, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक कहीं न कहीं इवन जो स्मार्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, वो उनको भी पता चल जाता है कि ये इंसान इस कैटेगरी में फिट होगा या इस रोल में फिट होगा। अ, अब जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, भाई ग्लैमरस, नॉन ग्लैमरस, सीरियस या फन। तो मैं नॉन ग्लैमरस में फन रोल्स भी कर सकती हूँ, लेकिन वो फुकरे की नीतू मैम की जो छवि इतनी स्ट्रांग है कि लोगों को लगता है कि ये सुशील, सुंदर, संजीदा इंसान आ रही हैं, व्हिच इज़ आई एम, मैं थोड़ी सीरियस हूँ भी, लेकिन फिर मुझे लगता है पर जब मुझे तो नहीं लगा आप सीरियस, मैं तो इतनी देर से बात कर रही हूँ, मुझे तो कहीं भी सीरियस नहीं लगे आप। लेकिन लेकिन होता क्या है ना कि आपको लोग बॉक्स कर देते हैं। हाँ। अब जैसे फुकरे भी इतनी अच्छी फ़िल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सारे कॉलीग्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उस फ़िल्म में, सबने एन्जॉय किया। मैं ही सीरियस थी। मैं और अली, हम दोनों का कैरेक्टर नॉन फुकरास, हम फुकरे थे ही नहीं, एकदम सीरियस रहो। हाँ, अब आपको बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं, आपको हँसी भी आ रही है, लेकिन आप कैरेक्टर में एकदम सीरियस। तो वो छवि भी आ गई है। तो अब तो मैं ये भी भूल गई कि अब हम इतना एन्जॉय कर रहे हैं बात करने में, मैं भूल गई क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन मैं भी बताती दोबारा से। हाँ, हाँ, क्वेश्चन अंशु वो मैं दोनों भूल गए। हाँ, वो था कि मीनिंगफुल आप प्रोजेक्ट चुने हैं, तो जी। ये कॉन्शियस डिसीजन था या नेचुरली? हाँ, तो मीनिंगफुल तो मैं हमेशा करना चाहूँगी। अब जैसे मुझे पता है कि कुछ फ़िल्में हैं, कुछ तरह की फ़िल्में, वैसे तो अभी मेरा फ़ोकस नहीं है एक्टिंग पे, लेकिन अगर मैं फ़िल्में प्रोड्यूस भी जब करती हूँ या मैं एक्ट करती हूँ या कोई भी काम जो मैं करती हूँ, मुझे पता है कि मैं बिना मीनिंग वाला कुछ नहीं लूँगी। मैं जो भी करूँ उसमें कहीं न कहीं कुछ प्रेरणा हो, कुछ इंस्पिरेशन हो, या आपके पास इतना बड़ा मीडियम है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो आपको कहीं न कहीं तो वैल्यू ऐड डालना ही पड़ेगा। तो बिना मतलब के बेपैर की पिक्चरें मैं नहीं कर सकती। जैसे आपने बोला कि मतलब आपको पिक्चरें प्रोड्यूस करना भी पसंद है और आप प्रोड्यूसर हैं। जी। तो आपने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जैसे सब्जेक्ट पर काम किया, वो सब्जेक्ट पे काम करना इमोशनली कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने मुझे बदल दिया,
क्योंकि ये 7 साल की जर्नी थी, ये मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। और इससे पहले मैंने 2020 में एक बच्चों की फ़िल्म बनाई थी अटकन चटकन, जो ए आर रहमान सर ने प्रेज़ेंट की थी। और तो वो फ़िल्म तो चलो मैंने बना ली, अटकन चटकन, जो अभी ज़ी पे रिलीज़ हुई थी और अभी यूट्यूब पे भी उन्होंने डाल दी है। लेकिन रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जो है ना, एक वेब सीरीज़, उस समय मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं इतनी पैशन ड्रिवन थी कि नहीं, करना ही है मुझको ये। क्योंकि कहानी थी कश्मीर की, कहानी थी एक एक कश्मीर का एक पंडित, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम, जिन्होंने मिलके एक फुटबॉल क्लब बनाया। और उसमें कौन आया? वहाँ के रेगुलर यूथ, जिनको एक एक होप मिली कि हम एक क्लब बना सकते हैं, हम एक क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, हम एक प्रोफेशनल क्लब में खेल सकते हैं। और ये क्लब कुछ ही सालों में इंडिया का काफी बड़ा क्लब बन गया। तो ये जो कहानी थी मेरे लिए बहुत नई थी, और मैंने कहा ये कहानी तो हमें सुनानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम इसकी फीचर फिल्म बनाएंगे कि हम वेब सीरीज बनाएंगे। और जब वेब सीरीज का डिसीजन लिया, उस टाइम पे कोविड भी स्टार्ट हो गया था, बड़ी दिक्कतें आई, हमें बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अब 2026 में मैं रियलाइज करती हूँ कि ये जो 7 साल की जर्नी है, इसमें मैंने पीएचडी कर लिया है फिल्म प्रोडक्शन में, या क्योंकि एक वेब सीरीज बनाना जो है वो 4 पिक्चरें बनाने के बराबर है। तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कहीं ना कहीं जो मेरे वैल्यूज है उनसे अलाइन रही हूँ, और मैं इतनी अच्छी स्टोरी ओटीटी तक ला पाई। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ काम करके लगा, और किसके साथ आप बार बार काम करना चाहोगे? ओ, किसके साथ? देखो, कहना तो नहीं चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू हो जाएगा। एक बड़े रैपर हैं स्नूप डॉग, उनको कहीं पर एक अवार्ड मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था, I'd like to thank myself। तो मैं आई थिंक अपनी बेस्ट कंपेनियन हूँ, मुझे अपने साथ काम करना बड़ा पसंद है। लेकिन आई गेस मैं शायद ट्रोल ना हो जाऊँ इन कमेंट्स के लिए, बट आई थिंक कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर नहीं है, मेरा सर्कल बहुत छोटा है। और मैं जब किसी के साथ भी काम करती हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि उन लोगों के पास ईगो ना हो, क्योंकि मेरे पास ईगो नहीं है। कर्मचारी इंसान हूँ, तो अगर आपके पास ईगो नहीं है और आपके पास अच्छी कहानी है, तो मैं आपके साथ काम करूंगी। तो मेरी जो कोर टीम भी है, जो मेरे राइटर फ्रेंड्स हैं, डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं, या इन्वेस्टर्स हैं, या कोलैबोरेटर्स, को प्रोड्यूसर्स आते हैं, सभी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी कहानियां बनानी है, जिनके पास ईगो नहीं है, कर्मठ लोग हैं। बस उन्हीं लोगों के साथ बार बार काम करूंगी। मैम, आपको क्या लगता है आज भी वुमेन लीड फिल्म को रिस्क क्यों माना जाता है, जबकि ऑडियंस उस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है, उस तरह की अच्छी स्टोरी देखना पसंद करती है? मेरा नजरिया ये है कि देखो, कुछ साल पहले तक क्या होता था कि विमेन फिल्म्स को हम लोग बोलते थे चिक फ्लिक्स। अब चिक फ्लिक्स जब हो जाती है तो हम उसका ऑडियंस छोटा कर देते हैं, भाई ये तो लड़कियों के लिए। लेकिन यही चीज हम लड़कियां लड़कों की फिल्मों के लिए नहीं कहते कि भाई ये मेल फ्लिक्स है, ये तो है ना, हम तो देखने जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिक फ्लिक्स, मेन को लगता है इट्स नॉट कूल, इनको ये तो कूल है नहीं, हम क्यों देखने जाए, अब क्यों जाएंगे भाई, गर्लफ्रेंड को जाना है, वाइफ को जाना है, मम्मी को जाना है, तो चलो चले जाएंगे। अब अगर हम विमेन सेंट्रिक फिल्म्स में सिर्फ फीचर फिल्म्स की बात कर रही हूँ जो थिएटर में रिलीज होंगी, ठीक है, हमको लगता है कि ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि फीचर फिल्म रिलीज होगी थिएटर में, थिएटर में अगर औरतें जाना भी चाहें देखने, आप उनकी फिल्मों के लेट नाइट शोज नहीं रख सकते, राइट? लेट नाइट के लिए आपको आपके भाई, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सास, ससुर, किसी की जरूरत पड़ेगी, फैमिली की जरूरत पड़ेगी। हमारी सिटीज आर नॉट डिजाइंड फॉर सेफ्टी। सिटीज तो वहीं पर हमारी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप देखेंगे कि बी इट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या टेलीविजन पे आपको ज्यादा फीमेल सेंट्रिक शोज मिलेंगे, क्योंकि हम अपनी घर की सेफ्टी में वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर सोसाइटी, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आ जाता है, क्योंकि हमारी सिटीज जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विमेन सेफ्टी के लिए डिजाइन नहीं है। वो बहुत फर्क पड़ता आता है उससे। लेकिन जहां तक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम, अगर हम इसको कंसिडर करे जाएं, तो इंडस्ट्री का क्या है, अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग बिजनेस है, नंबर्स हैव टू मेक सेंस। और मुझे लगता है अब चेंज आ रहा है। अब अगर आप देखें, साउथ में अभी एक फिल्म आई है डॉक्टर राधिका शरद कुमार की, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ताई कुछ है उसका नाम है, अभी रिलीज हुई है, वो अपनी 60s में है, फीचर फिल्म रिलीज हुई है, उसने 75 करोड़ बनाए हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो उस पे तो
आप देख लीजिए ना, वो 20s 30s की हीरोइन है, राइट, वो सीनियर एक्टर है, उनकी फिल्म वेयर वो मेन लीड है, उस पे 75 करोड़ बन रहे, तो वो एक चेंज आ रहा है। और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपके कितने मेन लीड सारे आपकी फीमेल सेंट्रिक हैं, तो चेंज आ रहा है फॉर श्योर, क्योंकि अब तुम्हारी जनरेशन की लड़कियां देख रही हैं, यू नो। आपने ओटीटी को मेंशन किया, तो ओटीटी से रिलेटेड ही आपसे जानना चाहूंगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद क्या एक्ट्रेस के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जेन्युइनली बेटर हुई हैं, या ये सिर्फ कंटेंट फॉर्मेट चेंज हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेटर हुई हैं एक्ट्रेसेस के लिए, सीनियर एक्टर्स के लिए। हमारे 80s 90s 60s 50s के एक्टर, 60s 70s के एक्टर्स जो इतने सालों से जिनको हम नहीं देख पा रहे थे, सबको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं ओटीटीज पे, क्योंकि हमारे जो 5 बड़े ओटीटीज हैं उनको हर साल इतना कुछ रिलीज करना होता है, तो एक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी गई हैं। और उसके अलावा अपने यूट्यूब कितना आ गया है, यूट्यूब की वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। एक्टिंग प्रोफेशन में सबसे लोनली चीज क्या होती है जो ऑडियंस को कभी दिखाई नहीं देती? एक्टिंग प्रोफेशन में सबसे लोनली चीज, यू नो, मैं जब स्टार्टअप में थी, मुझे याद है एक बार मेरी जो एक और एंटरप्रेन्योर थी हमारे साथ, हमारा एक स्टार्टअप कोहॉर्ट था जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, तो हम लोग एक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसने कहा कि किसी एक एक्टर की बात आई और उसने ऐसे ही बोला कि अरे वो तो स्ट्रगलिंग एक्टर है ना। तो मैं एकदम हैरान थी कि हम एक्टर्स को बड़ी जल्दी लेबल कर देते हैं, अरे ये तो स्ट्रगलिंग है, अरे इसके पास तो काम नहीं है, अरे आजकल तो उसको पिक्चरें नहीं मिल रही। और मैं सोचती हूँ कि जस्ट बिकॉज एक एक्टर ने कुछ सालों तक पिक्चरें नहीं की डजंट मीन उसके पास काम नहीं है, कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है ना। तो एक्टर्स के लिए क्या है ना कि सबसे लोनली मुझे लगता है, आपका अगला काम कब मिलेगा, आपको एक पब्लिक इमेज बनानी है, अपनी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आपको न्यूज में रहना पड़ता है, और डिफिकल्ट तो होता है, राइट, लेकिन आपको कांस्टेंट जो आपको एक फसाड जो बना के रखना पड़ता है कि मैं खुश हूँ, आपको एक हैप्पी इमेज हमेशा दिखानी पड़ती है। आपके अंदर का जो एक इनसिक्योरिटी होती है वो आप नहीं दिखा सकते बाहर। तो वो आई थिंक बहुत बड़ी चीज है हमारी इंडस्ट्री में, लोनलीनेस जो कहते हैं, स्पेशली अगर आपके पास अच्छा सर्कल ना हो तो, यू नो, क्योंकि मुझे याद है कि करीब 15 साल पहले की बात है, एक फिल्म थी तेलुगु में, विलेजलो विनायकुडु करके एक थी क्यूट सी फिल्म, उसका एक फर्स्ट पार्ट आया था जिसमें मैं नहीं थी। वो बड़ी क्यूट सी स्टोरी थी, एक ओबीज जेंटलमैन है जो शायद अपने गांव वापस जाते हैं। तो ये जो कहानी थी बड़ी डिफरेंट थी, वो नॉर्मल हीरो भी नहीं थे, उनकी कहानी थी, पिक्चर बड़ी चल गई, तो उसका पार्ट 2 बनने वाला था, तो जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया। अब सोचो उस टाइम पे मैं एक्साइटेड थी ऐसी डिफरेंट स्टोरी के बारे में, कि भाई एक ओवरवेट हीरो है जो गांव आ रहे हैं लड़की देखने, मुझे बड़ी क्यूट सी लगी स्टोरी। और वो पिक्चर मुझे नहीं मिली, और मुझे जब फोन आया कि आपको नहीं मिली, मैं बहुत रोई, कि मेरा दिल आ गया था उस स्टोरी पे, जबकि मैं हीरोइन थी, मैं मेन कैरेक्टर नहीं थी, हीरो नहीं थी, हीरो जो ओबीज या ओवरवेट कैरेक्टर हैं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि उस समय जब मैं रो रही थी कि भाई अगले दिन ऑडिशन देने जाना है, आपको अपने आंसू खुद ही पोंछने हैं, आपको खुद ही स्माइल करना है, खुद ही खाना खा के सोना है, ताकि अगले दिन शक्ल आपकी अच्छी रहे। तो वो जो होता है फैक्टर, काफी लोग नहीं रियलाइज करते कि यू हैव टू बी काइंडर टू पीपल, आपको हर किसी के साथ थोड़ी काइंडनेस दिखानी चाहिए, क्योंकि हर कोई, नॉट जस्ट एक्टर्स, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई। तो आई थिंक वो एक चीज है कि नॉट जस्ट एक्टर, सबके उसमें होता है, थोड़ी काइंडनेस दिखानी चाहिए, क्योंकि हर कोई हर किसी की किसी ना कोई फाइट है लाइफ में। और आज मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको किस तरह के रोल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह के रोल के लिए आप एक्साइटेड रहती हैं, तो वो क्या होंगे? देखो एज एन एक्टर तो काफी हद तक अभी एक्टिंग मेरे दिमाग में है नहीं उतना कुछ, बट हाँ, अगर यूजुअली लोग बड़े सॉर्टेड और इंटेलिजेंट रोल्स के बारे में सोचते हैं कि अच्छा भाई, यू नो, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग रोल्स करने हैं, यू नो, अगर किसी पुलिस वुमन का रोल हो जहाँ मैं लोगों को मार वार रही हूँ, थोड़ा वो ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि नहीं किया है। लॉयर का रोल करना चाहूंगी मे बी, एंड या, लेकिन सोचा नहीं, क्योंकि एक्टिंग अभी है नहीं, अभी मेनली सिर्फ प्रोड्यूसिंग के बारे में सोच रही हूँ, अगले क्या प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं वो सब। आपने एक्टिंग से क्यों ब्रेक लिया? क्योंकि एक तो ये होता है ना कि आपको जिस तरह के रोल्स चाहिए वैसी पिक्चरें उतनी बन नहीं रही हैं,
दूसरी चीज़, मुझे पता है कि मैं एज़ अ प्रोड्यूसर ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। बिज़नेस वाइज़ मैं ज़्यादा मनी बनाती हूँ एज़ अ प्रोड्यूसर दैन एज़ एन एक्टर। एज़ अ प्रोड्यूसर मुझे ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल है एक प्रोजेक्ट पे। तो आई थिंक कहीं न कहीं मुझे कंट्रोल भी पसंद है। कंट्रोल इन द सेंस कि मैं इंचार्ज रहना चाहती हूँ। मैं एज़ एन एक्टर मैं किसी की पपेट हूँ। तो व्हिच इज़ फाइन, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुद क्रिएट करना बहुत पसंद है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों वाली विशाखा और आज की विशाखा में हम डिफरेंस पूछें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉलेज की विशाखा और अभी की विशाखा में आई थिंक काफ़ी हद तक मैं सेम हूँ अभी भी। लेकिन अभी की जो विशाखा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत सेल्फ एश्योर्ड है। पहले ऑफ कोर्स जब आप यंग रहते हैं आपको पता नहीं होता आपको क्या करना है लाइफ में। अब मुझे पता है मेरी ट्रैजेक्टरी क्या है, मुझे पता है मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मुझे पता है कि लोग कौन सी बाउंड्री मेरे साथ नहीं क्रॉस कर सकते अब। और अब मैं बहुत ज़्यादा फियरलेस हूँ। मेल डोमिनेटेड प्रोडक्शन वर्क में रूम कमांड करना कितना मुश्किल होता है एज ए वुमन? तो अगेन ये मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है और मैं सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में हूं और मैं एक वुमन हूं। एंड आई थिंक वो शायद इसलिए होता है क्योंकि मेरी खुद की मदर बहुत स्ट्रांग है। मेरी दादी, मौसी, बुआ, ये लोग सब लोग बड़े स्ट्रांग लोग रहे हैं। मेरी दीदी बहुत स्ट्रांग है। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों ने कभी कभी भेदभाव नहीं किया लड़का लड़की में। तो मुझे नहीं समझ में आता वो क्या फ़र्क, बट आई अंडरस्टैंड कि यस होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है कि होता है फ़र्क। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी नहीं फ़ील किया अपने सर्कल में जब मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्कल है, जैसे कि मैंने कहा, मैं सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जिनके पास ईगो नहीं है। और मैं इतनी लकी रही हूँ कि अब तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जितने भी मेरे मेल कॉलीग्स हैं, अगेन मैंने बोला राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों या को प्रोड्यूसर्स हों, फाइनेंसियर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, उन सब की भी बीवियाँ, बहनें बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। तो ये सब मेन जो आते हैं ना, वो भी उससे आते हैं कि हम सब इक्वल हैं। और वो आपके दिमाग में वो थॉट आता ही नहीं, क्योंकि आप जब सेट पे काम कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको ये अच्छी पिक्चर बनानी है। ये नहीं कि तुमने मेरा पॉइंट नहीं सुना, मेरा पॉइंट किसका ज़्यादा सुना किसका नहीं, वो नहीं चल रहा होता है। अब जैसे रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब में भी हमारी कहानी है फुटबॉल की। 11 प्लेयर्स, 2 फाउंडर, को-फाउंडर्स, 1 कोच, सब मेन हैं। लेकिन इनकी जो घर की स्टोरीज़ हैं, इनकी जितनी भी विमेन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन है। तो हमें पता था कि स्क्रीन टाइम नहीं है इन विमेन का, लेकिन जब भी आएगा इनके ऊपर रोल्स, इन सब की जो लाइव्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। हम इन सब औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। और ये कॉन्वर्सेशन हमारा शुरू से, हमारे जो 5 मेल राइटर्स थे और मैं थी और जो मेरे पार्टनर हैं, हम सबका बहुत, और हमारी डायरेक्टर शो रनर, हम सबका बहुत उद्देश्य क्लियर था कि बार बार विशाखा ये रोल हमने सही लिखा कि नहीं, औरतों के लिए कुछ एलिमेंट और ऐड हो सकता है कि इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो हमारा यही उद्देश्य था। तो कभी मुझे दिक्कत नहीं आई कि मुझे रोल कमांड करना है, क्योंकि कमांड वर्ड मीन्स पावर। पावर हमेशा आपको, पावर से कुछ होता नहीं है, कोलैबोरेशन होता है, कंपटीशन से नहीं। तो आई थिंक वही आपको याद रखना पड़ेगा। और एक और जेन्युइनली सवाल कि इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी क्या जजमेंट का डर और ऑडिशन का डर हमेशा के लिए निकल जाता है, या हर एक एक्टर एक्ट्रेस के अंदर वो इनसिक्योरिटी बन के रह जाता है? आई थिंक इनसिक्योरिटी जो होती है ना, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इनसिक्योरिटी तभी आएगी जब आपको बाहर से वैलिडेशन चाहिए कि इसको मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं, ये लोग मुझे लाइक करते हैं कि नहीं। अगर आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, मुझे लगता है। बट जजमेंट और ऑडिशन, अच्छा ऑडिशन की बात क्या है, ऑडिशन डर तो तब लगेगा कि अब तो कैमरा के सामने भी कंफर्टेबल होगी, तो ऑडिशन से डर नहीं लगेगा। लेकिन एज एन एक्टर आपको हमेशा एक बटरफ्लाई होती है कि मैं जाने वाली हूँ, तो वो एक्साइटमेंट है, विच मीन्स कि आप यू केयर, आपके लिए मायने रखता है वो पॉइंट या वो काम, वो अच्छी चीज है। तो वो हमेशा रहेगा, आपको एक एक्साइटमेंट किसी भी ऑडिशन से पहले। जजमेंट तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि अब इंटरनेट इतना ही अनफॉरगिविंग है और इतना नेगेटिव हो जाता है सोशल मीडिया, वो आपको थिक स्किन डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मुझे तो इतना समझ में आ गया कि जजमेंट डजंट मैटर। मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली की और मेरी खुद की जजमेंट, मैं अपनी नजरों में कभी ना गिरूं, बस यही मायने रखता है।
और लास्ट में मैं ऑडिशन के लिए भी एक मैसेज आपसे जानना चाहूंगी, और साथ ही उन युवा लड़कियों के लिए आप खासकर क्या कहना चाहोगे जो आप ही की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, मॉडल बनना चाहती हैं और अपनी आंखों में सुंदर सपने सजाए हुई हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। वाई डू यू वांट टू बिकम अ मॉडल, वाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर? क्योंकि आपको अपने डिसीजन से खुश रहना है। तो जब भी अगर आप एक्टर बनने की सोच भी रहे हैं, अब तो खैर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यूट्यूब है, सब है, आप अपना इंस्टाग्राम अपना पेज कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं। बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हैं, और आप एक, क्योंकि आप लोग की जनरेशन जो अब एक्टर बनेगी, नॉट जस्ट, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि सिर्फ यंग लोग बने, आई एम श्योर काफ़ी सारी होम मेकर्स होंगे जो 40s 50s में होंगे, जो अब शायद सोच रहे होंगे एक्टर बनने का या कैमरे के आगे आने का। मैं इतना बस कहूँगी कि 100% अपना दीजिए, अपनी आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो कीजिए, और दूसरों के वैलिडेशन के बारे में प्लीज़ मत सोचिए। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला और हमारे पॉडकास्ट से और लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होंगी। तो थैंक यू अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप बहुत दूर से आई हैं समय निकाल के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। आई होप ऑडियंस को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।